हाय दोस्तों, वेलकम टू DFE क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ेंगे जो बंगाल जो विद्यालय रहा है उनमें जो है कि अध्यापक को जो है कि संपूर्ण रूप से जो है कि यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ईवी हेवल। ईवी हेवल का कार्य और उनके जो है कि इस तरीके से हम लोग जो है कि कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ईवी हेवल को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ईवी हेवल कौन थे, क्या इनका कार्य था, ये देखते हैं। तो अर्नेस्ट ईवी हेवल इनका पूरा नाम था। ईवी हेवल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल का जन्म जो है 1861 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। अर्नेस्ट विनफील्ड का जो जन्म हुआ था वो 1861 में इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्या है? अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल एक प्रभावशाली अंग्रेजी कला शासक, कला इतिहासकार, भारतीय कला एवं वास्तुकला से संबंधित पुस्तकों के लेखक एवं कला समीक्षक थे। यानी मुख्य रूप से ये एक कला समीक्षक रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि कला समीक्षक कौन है, तो आपके अवनी बाबू हो जाएगा। ईवी हेवल को 1884 के दशक में एक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अधीक्षक के रूप में जो है कि नियुक्त किया गया। ईवी हेवल को मद्रास जो विश्वविद्यालय रहा है कला का 1819 में इनको वहाँ नियुक्त 1829 में इनको वहाँ जो है कि कला अधीक्षक के रूप में जो है कि नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं हम। सन 1896 में हेवेल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता के अधीक्षक नियुक्त हुए थे तथा यहाँ पर हेवेल ने सन 1905 में अपनी सेवाएं प्रदान की। मतलब 1896 से 1905 तक ईवी हेवेल ने जो है कि कलकत्ता कॉलेज के अधीक्षक के रूप में जो है कि यहाँ सेवाएं प्रदान की। हेवेल का विचार था कि यूरोपीय कला तो केवल सांसारिक वस्तु का ज्ञान कराती है, पर भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर, अपार है। मतलब वो कहते थे, उनका ये था कि यूरोपीय कला जो है वो केवल सांसारिक जो है कि वस्तु का ज्ञान कराती है, लेकिन जो भारतीय कला है वो सर्वव्यापी है, अमर है। अगला देखते हैं। इस तरीके से मतलब ईवी हेवल ने जो है कि इस बात को बहुत बढ़ावा दिया है कि भारतीय कला को समझने का, या इसकी विवेचना किया है कि भारतीय कला को बहुत ही बड़ा बताया है। हेवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर भारतीय प्रतिमा पर आधारित कला व कला शिक्षक को पुनः परिभाषित करने का जो कि प्रयास किया। हेवेल और अवनींद्रनाथ दोनों एक साथ मिलकर जो है कि कला की जो परिभाषा है उसको पुनः जो है कि उसको उभारने या उस पर कार्य किया। हेवेल के प्रयासों के प्रमाण स्वरूप बंगाल स्कूल की नींव पड़ी तथा हेवेल के चित्रों की अपेक्षा समाज की कृतियाँ अंधविश्वासों और कुट्ठाओं को आधारित कार्टून अधिक प्रलोभन रहे हैं। जो इसमें जो है कि इस तरीके की मतलब उसमें प्रवृत्तियाँ ला दी है कि लोग उसके तरफ आकर्षित हो गए। चित्रों की अपेक्षा ईवी हेवेल ने कार्टून अवश्य की मौलिक और प्रभाववादी, मतलब जो आवश्यक जो कि कार्टून रहे हैं या इनके मौलिक जो चित्र रहे हैं, इनको उभारने का प्रयास किया। तथा इंडियन स्कल्पचर जो पेंटिंग रही है एंड पेंटिंग में ईवी हेवेल का संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। और यह उनकी प्रतिनिधि जो बुक रही है, यानी ये यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ईवी हेवेल की जो बुक रही है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, वो जो है कि इम्पॉर्टेंट है और वो इनके द्वारा लिखा गया और इसमें इनका व्यक्तित्व जो है कि पूर्ण रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। हेवेल एक कुशल चित्रकार और तीक्ष्ण बुद्धि के भारतीय परंपरावादी कला के समीक्षक रहे हैं। यानी जो ईवी हेवेल रहे तो हैं ये इंग्लैंड के, लेकिन भारत में जो है कि इनकी नींव रही हैं। भारतीय जो चित्रण रही है या इनकी जो कला परंपरा की जो विधि रही है, इसको इन्होंने संपूर्ण रूप से अपनाया था। यहाँ से जो है कि आपके जो है कि क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, तो इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। सन 1908 में हेवेल ने भारतीय मूर्ति कला एवं चित्रकला नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। और हेवेल ने जो है कि 1908 में एक जो है कि नोबल प्रकाशित किया, एक ग्रंथ प्रकाशित किया जो भारतीय मूर्ति कला एवं चित्रकला के नाम से प्रकाशित था। कुछ समय बाद तक उनका दूसरा ग्रंथ भारतीय कला के आदर्श जो कि ये भी प्रकाशित हुए तथा भारत के कलात्मक एवं औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार नामक निबंधों का संग्रह 1912 में विभिन्न पदों से प्रकाशित किया गया। पवित्र नगर, हम लोग बात करते हैं कि पवित्र नगर जो बनारस रहा है तथा भारत के आर्यों का शासन नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हेवेल ने किया था, जिसका प्रकाशन सन
1905 से 1918 में हुआ है और इस तरीके से इसका प्रकाशन 1905 से 1918 में देखने को मिलता है। ई.वी. हेवल की प्रमुख पुस्तकें हैं भारतीय कला के आदर्श तथा भारतीय कला में हिमालय, बनारस एक पावन नगरी तथा भारतीय स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इनकी जो है कि प्रमुख जो है कि पुस्तकें देखने को मिलती है। ये आप लोग याद रख लीजिए या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श कला के मतलब जो ई.वी. हेवल की जो प्रमुख पुस्तकों में से इसमें बनारस एवं पावन नगरी जो रही है, यहाँ से भी कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है और आदमी कन्फ्यूज होकर जो है कि दूसरे को टिक कर देता है। बंगाल कलाकार को यहाँ देखने का प्रयास करते हैं तो अवनी बाबू को जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, अवनीनाथ टैगोर। और अवनीनाथ टैगोर का जो एक यहाँ दृश्य दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दृश्य माना जाता है ये 1905 का है और ये भारत माता का जो है कि दृश्य माना जाता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अवनीनाथ जो भारत माता का जो वास पद्धति में जो चित्रण किया है विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में, जो कि इसको जो है कि संग्रहित किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा कि अवनी बाबू का जो चित्र रहा है वो किस संग्रहालय में रखा गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। आधुनिक भारतीय चित्रकला आंदोलन के प्रथम वैतालिक अवनीनाथ ठाकुर टैगोर का जन्म जोड़ा साको कलकत्ता नामक स्थान पर सन 1871 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। प्रारंभ में अवनींद्रनाथ राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। अवनींद्रनाथ जो प्रारंभ हुआ था तो वो राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे, यानी तेल के तरफ थोड़ा जो है कि आकर्षित हुए थे, क्योंकि जो राजा रवि वर्मा है उनका जो तेल चित्रण में जो है कि काफ़ी महारत हासिल हुई है। सर्वप्रथम भारत में जो चित्रकारी किया राजा रवि वर्मा तेल चित्रण में जो कि किया है। अगला देखते हैं, अवनींद्रनाथ ने यूरोपीय कला का प्रशिक्षण इटली के चित्रकार गिल हार्डी से प्राप्त किया। और यहाँ पे जो अवनींद्रनाथ थे उन्होंने गिल हार्डी से जो है कि शिक्षा लिया और जो है कि वास पद्धति का जो है कि चित्रण करने की महारत इन्होंने हासिल की है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आगे, अवनीनाथ टैगोर ने पेस्टल रंग, जल रंग, तेल रंग तथा तकनीकी में अंग्रेजी चित्रकार सीमा पामर से सीखा। यानी यहाँ बताया गया है कि अवनीनाथ ने जो वास चित्र के अलावा जो भी जल रंग या तेल रंग जो सीखा गया है वो सी पामर जी जो थे इनसे इन्होंने जो है कि सीखा था। आप यूरोपीय कला पद्धति के प्रशंसक रहे। अवनी बाबू यूरोपीय कला पद्धति के जो है कि प्रशंसक रहे, इन्हें आत्मसात नहीं कर पाए। क्या रहे, ये यूरोपीय कला पद्धति के प्रशंसक होते हुए भी इसे आत्मसात नहीं कर पाए। मतलब प्रशंसक तो थे लेकिन फिर भी वो उसमें समा ना सके, उन सब चीज़ों को वो व्याख्या ना कर सके। अब कोई यूरोपीय कलाकार है वो यूरोप के बारे में प्रशंसक तो रहा है लेकिन बाद में उसने भारतीय चित्र विषय शैली को अपना लिया है। तो इस तरीके की लाइन लिखा जाता है वहाँ पे कि मतलब यूरोपीय की तरफ मतलब प्रशंसक तो रहे लेकिन वो भारतीय चित्रकला शैली को जो है कि अपना लिए थे। तो ये देखने वाली बात है। अवनीनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्य कृति चित्रगदा, विद्यापति तथा चंडीदास, ये याद रखिएगा आप लोग कि विद्यापति और चंडीदास के गीतों तथा भारतीय पुराकथाओं को चित्रित करने का जो है कि काम जो है कि किया गया है। ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा। जो अवनी बाबू थे उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो चित्रगदा जो कलाकृतियाँ रही हैं उस पर इन्होंने जो है कि विद्यापति और चंडीदास के गीतों तथा भारतीय पुराकथाओं का जो है चित्रण इन्होंने अपने हिसाब से किया है। अवनींद्रनाथ के चित्रों की मौलिकता से प्रभावित होकर ई.वी. हेवल ने उनको 1898 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में कलकत्ता का उपप्राचार्य जो है कि नियुक्त किया गया। और 1898 में जब ई.वी. हेवल इनसे प्रभावित हो गए तो इन्होंने जो है कि 1898 में इसको जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट का जो है कि उनको उपप्राचार्य नियुक्त कर दिया, यानी उप प्रधानाचार्य जो है कि नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं, इस समय अभिसार तथा कृष्ण लीला पर तैयार की गई चित्र श्रृंखलाएं के साथ आपकी कला का नवीन अध्ययन जो है कि प्रारंभ हुआ। उस समय जब वो समय था तो अवनी बाबू ने अभिसार तथा कृष्ण लीला की जितनी भी कलाएं रही हैं इनका वर्णन जो है कि अच्छे रूप से जो है कि श्रृंखलाओं का जो चित्र श्रृंखलाओं का जो है कि वर्णन किया गया है। सन 1903 में आमंत्रित अपने जापानी कलाकार ओकाकुरा कुजो और हिसिदा और वाइके तैकाल से प्रभावित होकर उन्होंने अवनीनाथ में जापानी तत्वों का समावेश अपनी कला में किया था। इस तरीके से जो ओकाकुरा रहे हैं और हिसिदा रहे हैं इनसे जो है कि जापानी कलाकार रहे हैं और इनसे सीख करके इस जापानी कला को भी भारत में समावेशित करने का कार्य जो है कि अवनी बाबू के द्वारा किया गया है। तो अवनी बाबू बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अवनीनाथ रिवाइज का भी एक मेथड लेके जो है कि देख सकते हैं, कोई चीज़ बार बार रिकॉल करेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस तरीके मेरा वीडियो जो भी मेरा लेक्चर है
बार बार देखेंगे वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने निजी तकनीक के साथ जापानी वास्तु तकनीक को संश्लेषित करने का जो है कि काम किया है। जापानी वास्तु जो तकनीक रही है उसको भी संश्लेषित करने का काम अवनी बाबू के द्वारा जो है कि किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय में 1905 से 1915 के प्राचार्य पद पर रहे। यानी प्राचार्य के बाद इन्हें जब AB हवल चले गए तो इन्हें प्राचार्य की नियुक्ति मिली और ये 1905 से 15 तक रहे। सन 1907 में आपने भगिनी निवेदिता सर जॉन वुडरॉक से मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की और इसमें जो है कि इनको महारथ हासिल हुआ था। 1907 में इन्होंने जो है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी और ये महत्वपूर्ण है, ये आप लोग देखिएगा। और बात करेंगे क्षितिज नाथ मजूमदार के बारे में। क्षितिज नाथ मजूमदार जी कौन थे, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं।